नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। जो आज की हमारी कहानी है वो एक पारिवारिक कहानी है। ये है एक लड़की की व्यथा। मेरी शादी 7 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहागरात का टाइम आया वो सातों बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहाँ पर घर के सभी भाइयों की सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी, मेरे पापा और ताऊजी चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 10 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 5 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे 5 भाइयों की शादी थी। मैं बहुत खुश थी और भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इन सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि मेरे घर में 5 भाभियां आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जो दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे 5 दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी 4 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इन सबको भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ समय बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो दूल्हे 3 थे। मैं फिर से सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा, बेटा, अब जैसे भी हो ये सब करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज्यादा भाई ना हो। मेरी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहां से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी की बात चलने लगी। भाई और पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी। तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि अंजू का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है और जमीन भी अच्छी आती है। लड़के 7 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 7 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर ये प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह शादी न हो, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से भी इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करने पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहां से चली गई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है। लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी का एक का सपना देखा था, ना कि 7 का। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था, कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ
बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ 7 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा थक थक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 7 के सोफे से मेरे पल्लू को बांधा और फेरे करवाए। फिर हम 8 की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी माँ और भाभी भी थी। उन्होंने मुझे कहा, देखो बेटा, अब तुम्हें उन 7 के साथ तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना और ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आजाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोगों में मेरे ही चर्चे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता को दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहां बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए और उन्होंने मेरे साथ स्वागत मनाई और मनाकर चले गए। मैं दर्द से करा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसा करते करते मेरे 7 पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन आखिर में कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में मैं घर का सारा काम करती। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा, मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी अंशु बहुत कमजोर है, वो एक साथ 7 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 7 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है। इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब सब कुछ ठीक होने लगा था, क्योंकि अब रोजाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मुझे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग लगे। वो मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता था कि उनके बड़े भाई मुझे छुएं, लेकिन उनकी और मेरी एक न चलती। आखिर उनकी भी तो पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा, तुम उमेश यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों करती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई और फिर गुस्से से आकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और मुझे बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह के मेरे बाकी पतियों को भी उमेश के साथ प्यार करना बिल्कुल भी नहीं भाता था। वो भी मुझे मार पीट कर अपना शिकार बनाने लगे। उमेश को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहां बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें उमेश छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, कम से कम 2 दिन तो इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात उमेश की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही उमेश मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी। तभी उमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया
और मुझे आराम से बिठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उमेश कहने लगे, देखो अंजू, मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ नहीं देखी जाती, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा, अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का भी सपना देखा है, और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी उमेश ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूंगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो हम वहां से कहीं और दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया बनाकर, इन सब से दूर। उमेश की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए उमेश के साथ निकल पड़ी। तभी उमेश के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो उमेश को वहां जाना पड़ा। तभी उमेश ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। तभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम को समय हुआ, मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपने आज अंजू को भेजा क्यों नहीं। तभी मेरे ससुर ने कहा, ये क्या बात कर रहे हो, अंजू को तो सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर उमेश के आने के बाद मेरे ससुर ने उमेश से कहा कि अंजू अभी तक अपने घर क्यों नहीं पहुंची, क्या तुमने उसे सही बस में नहीं बैठाया था क्या। तभी उमेश ने कहा, नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह से बैठा कर आया था। अब उमेश भी बहुत घबरा गया कि आखिर अंजू कहीं कहा। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था, लेकिन अभी तक मेरे बाकी की कोई खबर नहीं थी। सबसे ज्यादा उमेश दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद मेरे साथ मेरी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक घटना घट गई थी। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर कर दी और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी अंजू की लाश उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से अंजू की पूरी बॉडी कुचली हुई थी। सब लोगों ने अंजू की बॉडी उसके कपड़ों, हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया। अब सवाल था कि अंजू को आखिर मारा किसने। जब अंजू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूट कर मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन अंजू को भूलना उमेश के लिए मुश्किल था। वह अंजू की याद में दिन रात रहता। एक रात उमेश अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखट की आवाज सुनाई दी। उमेश ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहां से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि अंजू के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वो वही गहने थे जो उस दिन अंजू ने पहनकर घर से गई थी। उमेश को सारा माजरा समझ आ गया, लेकिन वो यही सोच रहा कर दुखी था कि आखिर उसके पिताजी ने ऐसा क्यों किया। उसके पिताजी ने अंजू को क्यों मारा। उमेश ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। अंजू के ससुर उमेश को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उमेश और अंजू की सारी बातें सुन ली थी कि ये दोनों 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मेरे बाकी बच्चे बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से अंजू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से अंजू को मरवा दिया ताकि वो उमेश के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाए। पुलिस अब अंजू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। उमेश की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, और अगर वो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। उमेश अब अपनी पूरी जिंदगी अंजू की यादों को समर्पित कर चुका था। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी। और अगर अभी अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।